नमस्कार आदाब, मैं हूं अशरफ अली। आप देख रहे हैं ZTV न्यूज़ 24। चुनावी माहौल है उत्तर प्रदेश में। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी कर दी है और आज हम पहुंचे हुए हैं 26 विधानसभा ठाकर द्वारा। यहाँ हमारे साथ समाज सेविक अरशद शेख मौजूद हैं। इनके हम समाज सेविक आदमी हैं, अपने परिचय के मोहताज नहीं हैं और अपने दौर में इन्होंने अपनी इस उम्र में इन्होंने काफ़ी अच्छे हैं सामाजिक तौर के काम भी किए हैं। आज हम इनसे बात करेंगे 26 विधानसभा ठाकर द्वारे का उम्मीदवार कैसा हो। जी सर, हमें एक बात बताइए, विधानसभा 26 ठाकर द्वारे का उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? पहले तो सभी चैनल को देखने वाले जो ZTV को देख रहे हैं उनको मेरा आदाब। 26 विधानसभा पर अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए समाजवादी का, जो कि लोगों के बीच में रहे। ज़्यादातर शिकायत रहती है कि कैंडिडेट चुन के बाहर चले जाते हैं, तो लोगों के बीच में रहे और लोगों की सुने और अपना विधायकी का रोब लोगों पे ना दिखाए। अच्छा, जैसे कि इस समय भी समाजवादी पार्टी के कब्जे में सीट है 26 विधानसभा ठाकर द्वारा में। उससे पहले भी 2.5 साल के लिए सीट जो है समाजवादी के खाते में रही है, तो इसको देखकर क्या कहना चाहोगे? ये बेहतर है। अगर वो 2.5 साल पहले उपचुनाव में यहाँ के विधायक नवाब जान खां चुने गए थे, उपचुनाव हुआ था यहाँ पर, उसके बाद उन्होंने अच्छे काम किए। सत्ता के दौर में लोगों से मिले जुले रहे, लोगों के बीच में रहे। तो जहाँ बीजेपी की लहर चली वहाँ उस लहर का असर ठाकर द्वारा के लोगों पर नहीं पड़ा और उन्होंने दोबारा से नवाब जान खां को विधायक चुना, क्योंकि उनका लोगों के बीच में रहना सहना ही लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा, समाजवादी पार्टी से यहाँ कई दावेदार जो है चुनाव मैदान में है, लगभग 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, इसमें क्या कहना चाहोगे? देखिए, हर जो कैंडिडेट होता है, जो पार्टी से जुड़ा हुआ वर्कर और कार्यकर्ता होता है, बड़े लेवल का या छोटे लेवल का, तो वो आगे चल के सोचता है कि हम MLA का चुनाव या MP का चुनाव लड़ें। तो अगर वो लोग दावेदारी कर रहे हैं तो उनका दावेदारी अच्छी है। और जहाँ तक है कि उन लोगों से मेरा तो कहना ये रहेगा, उनका छोटा भाई या एक समाज सेवक के नाते टिकट किसी को भी मिले, चाहे मौजूदा विधायक जी को मिले या जो मांग रहे हैं उनको मिले, सबको मिलजुल के और एक साथ होकर चुनाव लड़ाना चाहिए, टिकट चाहे किसी को भी मिले। अच्छा, कुछ सूत्रों की माने तो यहाँ से कई बार के विधायक और पूर्व सांसद सर्वेश कुमार यहाँ से जो है इस बार फिर जो है पारी खेलने के लिए जा रहे हैं 26 विधानसभा ठाकर द्वारे से, तो इसमें क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, उनका व्यक्तिगत मामले में तो जनता के बीच में वो भी रहने वाले हैं, लेकिन जहाँ तक पार्टी का सवाल है बीजेपी से, तो बीजेपी में इस बार जनता का दमन हुआ है। बहुत सी पार्टियां, जैसे सपोज करो कि बहन जी थी, कम से कम वो अपने वर्ग के लोगों के हित की बात करती थी। इस बार तो बीजेपी ने किसी वर्ग के हित की बात नहीं की। बीजेपी ने किसान और मजदूर, इस पे बड़ा दबाव पड़ा। ये जो परेशान रहा है इस बार, किसान और मजदूर रहा है, तो ये इस बात का असर उन पर पड़ेगा। उनकी शख्सियत ठीक है, कैंडिडेट में किसी कैंडिडेट की पार्टिकुलर बुराई नहीं है, लेकिन पार्टी के एतबार पर उन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और उनकी सीट पार्टी के एतबार पर हारेगी। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार दौरा कर रहे हैं और सभी सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं और उनका कहना यह है कि इस बार जो है मुस्लिम वोट जो है हमें मिलेगा, यानी पतंग को वोट मिलेगा, तो इसमें क्या कहना चाहो? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी हर जगह अपनी क्या कहना चाहिए कि दावेदारी और हर तरह से ये चाहते हैं कि मैं बस रोशनी में बना रहूं। हालांकि उनका असर तेलंगाना भी नहीं है। तेलंगाना में उनके 14 या 13 MLA हैं और तेलंगाना में TRS की सरकार है, के चंद्रशेखर राव की। तो आज तक उन्होंने उनको विलय नहीं किया कभी। असदुद्दीन ओवैसी को वो मानते हैं कि भाई तुम्हें हम विलय नहीं कर सकते। तो जब वो तेलंगाना में 14 कैंडिडेट लेकर के कैबिनेट या कोई नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लेना चाहते, लेते हैं, लेकिन उन्हें KCR जो हैं वो उन्हें विलय नहीं करना चाहते। तो वो यूपी में क्या असर डालेंगे? पहले अपना तेलंगाना संभालें, फिर आंध्रा संभालें, फिर बराबर की स्टेट कर्नाटका संभालें, उसके बाद धीरे धीरे बढ़े आगे, एकदम से यूपी जैसी चीज़ पे जहाँ से दिल्ली का रास्ता खुलता हो और असदुद्दीन ओवैसी आ जाएं, तो इतनी पागल और बेवकूफ़ नहीं है ना यूपी का मुसलमान ना यूपी की जनता। ना कई राज्यों में उनके सांसद और विधायक भी हैं। नहीं, उनके महाराष्ट्र में एक है इम्तियाज़ जलील हैं, मैं जानता हूँ। इम्तियाज़ जलील हैं जो औरंगाबाद सीट से हैं। इम्तियाज़ जलील की खुद की शख्सियत थी, अगर वो निर्दलीय भी लड़ते तो वो जीत जाते, क्योंकि एक पत्रकार रहे इम्तियाज़ जलील और अच्छी शख्सियत के हामी थे, तो उस शख्सियत पे जीते हैं, ना कि असदुद्दीन ओवैसी की शख्सियत पे। और बिहार में जो उनके MLA हैं तो वो तो कुछ शख्सियत पे जीते हैं, कुछ जो है लोग भाई राष्ट्र लोक दल को और उसको जो पार्टी थी RJD और उसको देना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने वोट दिया 2-3 जगह। अच्छा, मुस्लिम मतदाता इस बार क्या पतंग पर जाएंगे या साइकिल की सवारी खाएंगे या पतंग उड़ाएंगे इस बार?
देखिए, मुस्लिम मतदाता एक ऐसा मतदाता है जो बेचारा किसी से कुछ मांगता तो है नहीं। आज तक सबने सब कुछ मांगा है। जाटों ने भी मांगा है, चौहानों ने भी मांगा है, हर एक ने मांगा है, एससी ने भी मांगा। एक मुस्लिम ही ऐसा है देश के लिए जो किसी से कुछ नहीं मांगता। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम अगर 15 दिन अपने काम छोड़ दे तो देश की रफ्तार रुक जाएगी। जहाँ मुस्लिम को कहते हैं, मुस्लिम तो बेचारा उसको अगर बीजेपी भी अगर मुस्लिम का दोहन ना करती, हिंदू मुस्लिम ना करती, तो मुसलमान तो बीजेपी को भी वोट देता। लेकिन बस क्या है कि कुछ योगी जी और मोदी जी के तिलकधारी और ये इस तरह की भाषणबाजी से मुस्लिम बीजेपी से कटता है। भाई हमारा तो क्या है, मान लो मुलायम सिंह यादव जी रहे, बहन जी रहीं, सबको वोट दिया मुस्लिम ने। अब हमारा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी था। अब रहा असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो कुछ कर नहीं पाएंगे तो उन पर क्यों जाएगा मुस्लिम। मुस्लिम अपना सोच समझ के फैसला लेगा, और मुस्लिम भी उसी सारी जनता के साथ है, क्योंकि इस बार हिंदू मुस्लिम मिलकर ही अखिलेश जी को बनाएंगे। नहीं, ओवैसी साहब ने अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम वोट जो है ओवैसी की पार्टी को जाएगा, पतंग उड़ाएंगे, तो इससे क्या समाजवादी में कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, ओवैसी साहब लड़ जाए या निर्दलीय कैंडिडेट लड़ जाए, तो ऐसे तो 6 से 7 हज़ार वोट जो है सभी को मिलते हैं। हमारे यहाँ से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी लड़ रहे हैं, उनको भी 5 से 7 हज़ार वोट माने जा रहे हैं। इसी तरह से ओवैसी साहब के भी 4-5 हज़ार वोट आ जाएंगे। कैंडिडेट आप मतलब कि कोई अगर आम आदमी लड़ जाए, कुछ भी चुनाव लेके, उस पर भी 5 से 7 हज़ार वोट आ जाते हैं।